बिग मार्केट वॉइसेस की बात करते हैं और अब हमारे साथ हैं देश के जाने माने पोर्टफोलियो मैनेजर्स में से एक मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी। सौरभ जी गुड मॉर्निंग। और पहले तो क्योंकि इस साल आपसे पहली बार बात हो रही है ऑन एयर, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए इस साल आपके हिसाब से क्या ब्रॉड थीम्स रह सकती हैं और आप कहां पर फोकस करने वाले हैं? देखिए, साल की शुरुआत तो अच्छी रही है। हमारी उम्मीद थी कि हमारे पोर्टफोलियो कंपनीज जो आईटी सर्विसेज में हैं वो अच्छा प्रदर्शन दिखलाएंगे। सो जैसे मैं काफी सालों से बोलता आ रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आती लोग टीसीएस पे मंदी क्यों करते हैं या आईटी सेक्टर पे इंडिया के मंदी क्यों करते हैं। पूरे दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज को क्लाउड की तरफ जाना है, एआई की तरफ जाना है, और वो सारा काम हिंदुस्तानी कंपनीज को ही मिलेगा। सो टीसीएस हमारे पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा रहेगा। हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो में राइजिंग जायंट्स में एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज है और टाटा एलेक्सी भी है। और मेरे मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग आर&डी का जो पूरा ये क्षेत्र है, इसमें बूम बरकरार रहेगी। जैसे सारे दुनिया का ई आर&डी का काम हिंदुस्तान की तरफ आएगा। इसके साथ ही साथ मेरे को उम्मीद है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में जो हमारे होल्डिंग्स है, जो बैंक्स एनबीएफसीज में जहाँ पे हमारा निवेश है, मेरे ख्याल से रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मैं जहाँ पे भी कंट्री में जा रहा हूँ, हाउसिंग बूम दिख रही है, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग में काफ़ी अच्छी तेजी दिख रही है। एंड लिंक्ड है इसके साथ बिल्डिंग मटेरियल्स का जो एरिया है, पेंट्स, एडिसिव्स, पाइप्स, यहाँ पे भी मेरे ख्याल से डिमांड स्ट्रांग रहेगी। सो ये तीन सेक्टर्स हैं। आईटी का काफ़ी हद तक समझ आ गया है, बट लेंडर्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स मेरे ख्याल से इनका जलवा जलवा हमको अर्निंग सीजन में इस बार आराम दिखेगा। मैं एक थोड़ा सा टाइम आईटी पर स्पेंड करना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, सौरभ जी, क्योंकि बिल्कुल आपकी बात सही है कि काफ़ी मंदी आई थी आईटी में, लेकिन अभी भी नंबर्स में वो शायद स्ट्रेंथ मिसिंग है। मार्केट को शायद इस चीज़ का रिलीफ है कि नंबर्स इतने खराब नहीं है जितने मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि 2025 में या FY25 में ये नंबर्स फाइनली स्ट्रेंथ दिखाने शुरू करेंगे? देखिए, इसको दो हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला तो ऑर्डर बुक पे जो फोकस करते हैं, जो ये टीसीवी बोलते हैं, जिसको आईटी सर्विसेज कंपनी, जो जिस पैमाने पे ऑर्डर बुक इनका बड़ा है लास्ट 5-6 क्वार्टर में, बड़े बड़े प्लेयर जैसे टीसीएस का कभी 8 बिलियन से ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, कभी 10 बिलियन से बढ़ रहा है। उससे मेरे ख्याल से कोई दो राय हो नहीं सकती कि आउटलुक इन कंपनीज के लिए जबरदस्त है। ठीक है, तो ये वाला इस वाले मुद्दे पे मेरे ख्याल से बहस की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आउटलुक अच्छा है क्योंकि आपको दिख रहा है भयंकर पैमाने पे ऑर्डर बुक बन रही है। दूसरा सवाल खड़ा होता है, कब ये ऑर्डर बुक अर्निंग्स में ट्रांसलेट होगा, ये काम शुरू कब होगा। राइट नाउ जाहिर है, अगर मैं यूएस लेंडर का सीईओ हूं, मैं वेट करूंगा कि फेडरल रिजर्व रेट कटिंग साइकिल को शुरू करे। अब फेडरल रिजर्व रेट कटिंग साइकिल शुरू करेगी आज से 3 महीने बाद या 6 महीने बाद। मेरे ख्याल से यूएस बैंक्स के सीईओ को इसकी खबर अभी तक आई नहीं है। जैसे जैसे रेट कटिंग साइकिल शुरू होती है यूएसए में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, मेरे ख्याल से ये सारा जो टीसीएस जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, वो अर्निंग्स में तब्दील होगा। सो ये दूसरा जो पॉइंट है, मेरे ख्याल से FY25 में अर्निंग्स ग्रोथ फिर से दिखने लगेगी। आज की डेट में अर्निंग्स ग्रोथ 2 या 3% पे चल रही है, विच इज व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट। बॉटम ऑफ द साइकिल पे अर्निंग्स ग्रोथ इसी पैमाने पे आती है। बट जैसे जैसे आगे जाते हुए ये ऑर्डर बुक धंधे में ट्रांसलेट होगा। वो धंधा मुनाफा लाएगा आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए, और इसी वजह से हमारे लार्ज कैप एंड मिड कैप पोर्टफोलियोज में आईटी एंड इंजीनियरिंग आर&डी का एक अहम हिस्सा है। एक क्विक डिस्क्लेमर दे दूं, ये सारे स्टॉक्स मेरे खुद का निवेश है थ्रू मार्सेलस। मेरे माँ बाप का भी है और हमारे 9,000 क्लाइंट्स का भी इन स्टॉक्स में निवेश है। आपका ये डिस्क्लोजर सौरभ जी, यकीन मानिए हमारे दिमाग में छप चुका है। अगली बार तो शायद आपको देने की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन आपके अगली बार के पिछली पिछली बार के कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा मूव दिया सौरभ जी। एक तो टेगा मेरे को याद आता है और दूसरा है ग्रेनवेल। ग्रेनवेल में अच्छा मूव मिला, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में है ये। अभी यहाँ पे फ्रेश पर्सपेक्टिव क्या है और ऐसी ही कोई नया एडिशन सौरभ जी क्या है क्या? तो देखिए, ग्राइंडवेल अब्रेसिव्स बनाता है। सो ये अब्रेसिव्स की जो के प्रोडक्ट्स हैं, ये इस्तेमाल होते हैं फैक्ट्रीज में। जैसे मानिए मारुति के गाड़ी के फैक्ट्री में लोहा काटने के लिए, लोहा को गाड़ी के शेप में बनाने के लिए अब्रेसिव्स का इस्तेमाल होगा। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जहां पे भी हो रही है, राइट, जेन सेट्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बन रही है। ग्राइंडवेल वर्ल्ड का लीडर है अब्रेसिव्स में, इंडिया में भी मार्केट लीडिंग पोजीशन है।
और इस प्रकार की चीज एक कैपेक्स साइकिल्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स के साथ इसका एक अहम हिस्सा बन जाता है। एंड इसलिए ग्राइंडवेल पे हमने 2 साल पहले पोजीशन बनाया, और मेरे मेरे ख्याल से आउटलुक इस कंपनी के लिए अगले 2-3 साल में अच्छा है। बैरियर्स टू एंट्री काफी हाई है, बिकॉज अगर आप मारुति की फैक्ट्री चला रहे हो, जाहिर है आप लो क्वालिटी अब्रेसिव्स नहीं इस्तेमाल करोगे, कि पूरी पूरी प्लांट रुक जाएगी अगर अब्रेसिव्स लो क्वालिटी की बन जाए। टेगा का रोल थोड़ा दूसरा है। टेगा लिंक्ड है गोल्ड माइनिंग साइकिल के साथ। सो टेगा का जो मशीन है, टेगा दुनिया में नंबर 4 प्लेयर है, एशिया का लार्जेस्ट है, बट वर्ल्ड नंबर 4 है। जब गोल्ड का ओर जमीन से खोदा जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों करने के लिए टेगा के मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। चिले में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में टेगा की मशीन्स की काफी मांग है। उनके पास कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कुछ ट्रेडमार्क्स हैं जो दूसरे दुनिया के कंपनीज के पास नहीं है। तो ग्लोबल माइनिंग साइकिल, स्पेशली गोल्ड माइनिंग साइकिल के साथ टेगा का एक रिश्ता बना रहेगा। हमारे ख्याल से ये ग्लोबल माइनिंग साइकिल, स्पेशली गोल्ड माइनिंग साइकिल, एक अच्छी जगह पे है। टेगा की जो नीश पोजीशन है स्ट्रांग है, इसलिए इन दोनों में बरकरार है। इस प्रकार के हम और कुछ पोजीशंस भी बना रहे हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल प्ले में। रिमेंबर, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल प्ले पब्लिक सेक्टर कैपेक्स प्ले से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हम ईपीसी कंपनीज या रोड कंस्ट्रक्शन या ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनीज की खोज नहीं कर रहे। हम इन कंपनीज की खोज कर रहे हैं जो फैक्ट्रीज में जो 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 मशीन्स इस्तेमाल होते हैं उनका मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आने वाले हफ्तों में कुछ मैं आपको और बता पाऊंगा, और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स प्लेस हमने क्या क्या लिए हैं मार्सेलस के पोर्टफोलियोज में। ओके अच्छा, मैं आपके पोर्टफोलियो पे शायद उसी अगली चर्चा में एक बार फिर से आऊँ, लेकिन अभी कुछ सेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं सौरभ जी। अभी इस आईटी अर्निंग सीजन की, मतलब इस अर्निंग सीजन की और आईटी की ये प्रमुख 4 नंबर्स को देखने के बाद आपको मतलब सेंस क्या आ रहा है? अच्छा, मेरा अल्टीमेट प्रश्न ये था कि इन नंबर्स के साथ चला तो सब कुछ, बट स्टिल यहाँ से लार्ज कैप आईटी डोमिनेट करने का ज़्यादा, या फिर आपको जो स्विंग मिलेंगे लार्ज कैप आईटी मिलेंगे, या फिर ऑलरेडी काफ़ी चल चुके मिड कैप आईटी में को आपको और पैसा बनाने के पोटेंशियल्स लग रहे हैं? थोड़ा सा इस प्रश्न पर आपका उत्तर चाहूँगा। देखिए, हमने मिड कैप आईटी में कभी निवेश किया नहीं है। इस वजह से नहीं किया क्योंकि मिड कैप आईटी के जो प्लेयर होते हैं उनके एक या दो क्षेत्र में स्ट्रेंथ होती है, और टेक्नोलॉजी का मुद्दा इतना कॉम्प्लेक्स है। कभी कोई स्पेसिफिक एरिया में तेजी आती है, टेक्नोलॉजी की किसी स्पेसिफिक एरिया में तेजी आती है, कभी दूसरे में आती है। एक टीसीएस जैसा बाहुबली प्लेयर, एक टीसीएस जैसा हाथी हर एक क्षेत्र में हावी रहता है। कहीं नहीं कहीं आईटी के कोई नई एरिया में स्ट्रेंथ आती है, टीसीएस उसमें फटाफट घुस जाता है और कमा लेता है। सो मिड कैप आईटी में आपको बहुत बारीकी से आपको एक स्पेसिफिक सब सेक्टर को समझना है। हमारे पास उतनी बारीकी से सब सेक्टर की खबर या समझ नहीं है, इसलिए हम जो जायंट प्लेस हैं टीसीएस और कुछ लेसर एक्सटेंट तक इन्फोसिस में अपना इंटरेस्ट बरकरार रखते हैं। मिड कैप में हमारे पास, जैसे मैंने बोला, इंजीनियरिंग आर&डी प्लेयर्स हैं। इंजीनियरिंग आर&डी, एलटीटीएस और टाटा एलेक्सी है। इंजीनियरिंग आर&डी में ये दोनों प्लेयर्स बड़े प्लेयर्स हैं, राइट? दीज आर नॉट आईटी कंपनीज। टाटा एलेक्सी और एलटीटीएस, दे नॉट रियली आईटी कंपनीज। वो बोइंग का इन फ्लाइट इंस्ट्रूमेंटेशन, इन फ्लाइट म्यूजिक सिस्टम बना रहे होंगे। मर्सिडीज का इन फ्लाइट, मर्सिडीज का ट्रक के अंदर, कैबिन के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल बना रहे होंगे। शायद सऊदी अरेबिया में किसी प्लांट का कंट्रोल सिस्टम्स बना रहे होंगे। सो एलटीटीएस एंड टाटा एलेक्सी थोड़े से अलग किस्म के प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं ईआर&डी में। मिड कैप आईटी एक क्षेत्र है जहां पे मेरे को थोड़ा सा घबराहट होती है, इसलिए हम उससे दूर रहते हैं। ओके, रिटेल में आपका काफ़ी फोकस है। वी मार्ट आपके पास काफ़ी समय से रहा था, ट्रेंट आपने रिसेंटली ऐड किया था, और ट्रेंट मैं तो कह रहा था उसका नाम चेंज करके ट्रेंड रख देना चाहिए, जिस तरीके से ये स्टॉक रुक ही नहीं रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो रहे हैं स्टॉक्स? तो देखिए, काफी लोगों का कहना है कि ट्रेंड की पी मल्टीपल, कोई मेरे को 200 बोलता है, कोई 150 बोलता है। सो हमने ट्रेंड के एनुअल रिपोर्ट को जिस प्रकार से एनालाइज किया है, जिस प्रकार से अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स किए हैं इंडास को एडजस्ट आउट करने के लिए, आई थिंक इंडास 116 को एडजस्ट करना पड़ता है ट्रेंड के अर्निंग्स को रियली प्रॉपरली समझने के लिए। और हमारा जो अनुमान है ज़ूडियो के प्रॉफिटेबिलिटी का और स्टार बाजार के प्रॉफिटेबिलिटी का, मेरे ख्याल से मार्केट में ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं है नाइदर ज़ूडियो नॉर स्टार बाजार के प्रॉफिटेबिलिटी का। अगर ये तीनों चीज़ों को मुद्देनजर रखे तो मेरे ख्याल से ट्रेंड की पी का 40 से 50 के बीच में पी मल्टीपल आता है, और ये कंपनी 25 से 35% अर्निंग्स कंपाउंडिंग
काफी आगे आगे जाते हुए सालों तक दिखलाएगी। सो हमारे गणित के मुताबिक जब हमने ट्रेंड लिया था 4 महीने पहले, तब भी ये सस्ता था। आज भी हमारे गणित के मुताबिक ट्रेंड अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और यहाँ पे अलग अलग ट्रिगर्स आते रहेंगे, जैसे कि स्टार बाजार की प्रॉफिटेबिलिटी मेरे ख्याल से आने वाले क्वार्टर में दिखेगी। इस विंटर काफी हमने ट्रैवल किया अक्रॉस द लैंड, अलग अलग जूडियो में गए हैं, अलग अलग स्टार बाजार में गए हैं, जहाँ पे भी गए हैं दिखाए ग्राहक आ रहे हैं, और स्टूडियो जूडियो का भी और स्टार बाजार का भी सामान बराबर बिक रहा है। वेस्ट साइड तो जानी मानी स्टोरी है, उस पर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, वो 10-15 साल से जानी मानी स्टोरी है वेस्ट साइड। एक आखिरी सवाल, आपके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक, कोटक और बजाज फाइनेंस तीनों हैं। ये तीनों ने साइन दिखाए हैं भले ही बॉटमिंग आउट के, लेकिन हायर लेवल पर यहाँ पर बाइंग मिसिंग रहती है। सौरभ जी, ऐसा क्यों? आपके हिसाब से ये क्यों हायर लेवल पर स्ट्रगल करते हैं? ये बजाज फाइनेंस के साथ तो मेरे ख्याल से कोई स्ट्रगल की गुंजाइश नहीं है। बजाज फाइनेंस की पोस्ट कोविड रैली सॉलिड रही है। हमने Q2 रिजल्ट्स के बाद पोजीशन थोड़ा घटाया था, बिकॉज हमको थोड़ी आशंका थी अबाउट अनसिक्योर्ड लोन्स। बट अभी भी बजाज हमारे पोर्टफोलियो का काफी अहम हिस्सा है, और मेरे को बजाज के स्टॉक में कुछ खास कमजोरी नहीं दिखती। जैसे अभी रिसेंट जो प्री क्लोज उनकी अनाउंसमेंट आई, तुरंत स्टॉक भागा। विदेशी निवेशकों का अभी भी ये फेवरेट है, डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स में भी बजाज फाइनेंस पसंदीदा स्टॉक है। हाँ, ये बात जरूर मानूंगा, एचडीएफसी बैंक और कोटक में स्पेशली डोमेस्टिक निवेशकों में एक आशंका रहती है कि ये स्टॉक शायद महंगे हैं। जहाँ पे मेरे को नजर आ रहा है एचडीएफसी बैंक इज एट इट्स चीपेस्ट इन 20 ईयर्स, तो इसलिए हमारे पोर्टफोलियो का हमारे लार्ज कैप पोर्टफोलियो का आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट होल्डिंग है। कोटक हमारे लार्ज कैप पोर्टफोलियो का लार्ज होल्डिंग है। हमको अच्छे लेंडर्स दिखते हैं लोग। टियर 1 कैपिटल एडिक्वेसी बराबर है, अर्निंग्स कंपाउंडिंग हाई टीन्स लो 20s में बहुत साल तक ये बरकरार रखेंगे। इस प्रकार के लेंडर दुनिया में, नॉट ओनली इंडिया में, दुनिया में गिने चुने हैं। तो जब मौका मिलता है अच्छी तरह पोजीशन बना के वेट करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको।